अमरीश जी, पहला मेरा सवाल कि क्या ये कोई एग्जैजरेशन होगा अगर हम ये कहेंगे कि अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, और खास तौर पर जब वो पीस टॉक कर रहा है और इस तरह का एक हम के दिखावा दुनिया के सामने जब वो पेश कर रहा है, इस सब के बीच वो ये भी तैयारी कर रहा है कि कैसे उसे ईरान को टारगेट करना है, और अगर ऐसा होता है तो ईरान इसके लिए कितना तैयार है। कहा तो ये जा रहा है कि रमजान के महीने में खासतौर पर, क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क है और इबादत में सब लोग मशगूल होते हैं, उसका फायदा उठाकर भी अमेरिका ईरान को टारगेट करेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या? देखिए बुशरा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी जो फिलहाल जो स्थिति है, ट्यूसडे को यानी कल जेनीवा में जो नेगोशिएशंस हैं उसका जो नेक्स्ट फेज है वो शुरू होने जा रहा है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जेनीवा पहुंच चुके हैं। उन्होंने कुछ प्राथमिक बयान भी दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इनरिचमेंट के सवाल पे, यूरेनियम इनरिचमेंट के सवाल पे हम झुकेंगे नहीं, जीरो एनरिचमेंट हम नहीं करेंगे। न्यूक्लियर इशू पे अगर बम बनाने की बात हो तब वही एक इशू है, अदरवाइज हम एनरिचमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। हम बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो इजराइल मांग कर रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रेंज है वो 300 मीटर कम कर दो। मतलब आप सोचिए, हमारे पास अगर पिस्टल है तो कोई कहे कि यार ये 400 गज ये दूर चलाती, इसको 100 गज लिमिट कर दो। मतलब इस तरह की बात। अच्छा, उसको ईरान ने इलॉजिकल भी कह दिया कि ये बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम कर दो, ये कोई मांग नहीं है, बिल्कुल बेकार की मांग है। तीसरी बात, जो हमास, हूती और हिजबुल्ला को जो प्रोटेक्शन और जो मदद ईरान पहुंचाता है वो बंद हो, तो वो भी ईरान ने मना कर दिया। अब बातचीत फिर भी हो रही है और ट्रंप इंसिस्ट कर रहे हैं कि बातचीत हो, हालांकि बार बार वो धमकी दे रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है तो ईरान को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, इट विल बी अ वेरी बैड डे फॉर ईरान। ये वो बार बार कह रहे हैं, पर ईरान भी तो वही कह रहा है। ईरान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अब्दुल रहमान मूसवी, उन्होंने कई बार कहा है कि ट्रंप ये गलती ना करे, क्योंकि इजराइल तो वजूद से खत्म ही हो जाएगा अगर ईरान से भिड़ंत होती है। अमेरिका के बेसिस को भी बहुत नुकसान होगा। और हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की तक, जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, मतलब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है प्लस टर्की, और उसमें देखिए ओमान भी है, यहां तक कि बहरीन भी है, जॉर्डन भी लास्ट में बोल दिया कि हमारी जमीन से ईरान पे हमला नहीं होगा। और इसीलिए देखिए एक और स्ट्राइक कैरियर जेरोल्ड फोर्ड, एक इब्राहिम लिंकन पहले से वहां मौजूद है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज में, एक और स्ट्राइक कैरियर जेरोल्ड फोर्ड ये अमेरिका भेज रहा है वहां पर। यानी एक इतना मतलब, और दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है, और जेरोल्ड फोर्ड तो अद्भुत है, वो उस जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में है ही नहीं। वो जितने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर सकता है, उसके पास जो एयर वार्निंग सिस्टम, मतलब बिल्कुल आप ऐसा मतलब समुद्र में जैसे हवाई पट्टी बन गई हो, सबसे आधुनिक वो है जेरोल्ड फोर्ड। तो और न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स भी वो कैरी कर सकता है। तो अब जब इतनी बड़ी घेरेबंदी हो गई है ईरान की, उधर जमीन में देखिए तो बेसिस, हालांकि सारे देशों ने कह दिया कि अपने बेसिस हम यूज नहीं होने देंगे, लेकिन मतलब हमारी जमीन से हमला नहीं हो सकता। लेकिन वहां एक टेक्निकल बात है, और टेक्निकल बात यह है कि वो जो यूएस बेसिस है वो लीज देखनी होगी, क्योंकि वो जैसे कतर की जो लीज है वो टेक्निकली कतर की जमीन नहीं रही, वो अमेरिकन सॉइल हो जाता है जहां यूएस बेस होती, और उसका कुछ एक बड़ी रकम भी कतर वसूलता है। ये आज से नहीं, ये 90s से है, जब से ये सब बेसिस बने। तो इसलिए वहां से देखिए हमले हो सकते हैं, और वहां से ये कहा जा सकता है कि हम देखिए कतर के सॉइल और सऊदी अरेबिया के सॉइल से हमले नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह की घेरेबंदी है उसमें मैं आपको बताऊं, और दर्शकों को भी, कि मतलब आप सोचिए कि वो बिल्कुल जैसे रशिया जैसे देश को, जो कि ईरान से 4 गुना बड़ा है, उस जैसे देश को भी खत्म करने के लिए इतने असलहे, इतना गोला बारूद है। लेकिन वहां सबसे महत्वपूर्ण बात है ईरान की तैयारी। और ईरान ने क्या, देखिए ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा है। अमेरिका टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस्ड है, बिल्कुल सही है, लेकिन ईरान की जो अपनी एक एडवांटेज है वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी। और वो जो मिसाइल तो उसके पास है, ये किसी को नहीं पता
कि वो किस रेंज की है, किस स्पीड की है। यहां तक कि जो खुर्रमशहर 4 जो अभी अनवेल हुई है, जिसकी स्पीड बताई जा रही है ध्वनि की गति से 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, वो एक्चुअली मैक 15 तक जा सकती है। उसके बाद ये भी सही है कि जो मिसाइल्स की जो संख्या है, यानी जो ईरान के पास कैपेसिटी है कि वो एक साथ कई मिसाइल मार सकता है, और अमेरिका जो एक एक करके मारेगा, उसके मतलब जो अमेरिका का एयर डिफेंस है, वो अगर एक मिसाइल इंटरसेप्ट भी कर ले, अगर स्वॉर्म पूरा आया और उसके साथ ड्रोन्स भी आए और फिर डिकॉयज भी आए, तो डिकॉयज को वो खत्म करने के लिए उनका डिप्लीट हो जाएगा एयर डिफेंस सिस्टम, और मिसाइल्स कुछ ना कुछ हिट कर जाएंगी, और एक भी मिसाइल हिट कर गई तो अमेरिका के लिए वो घातक है। और ये 12 दिन के युद्ध में हमने देखा यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर, और हमास का जो 7 अक्टूबर का हमला था वो भी यही था। आधे घंटे में उन्होंने 4000 रॉकेट मार दिए, और आयरन डोम के पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि इतने सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर सके। तो ये जो है, मेरा सवाल ये है कि इस बार ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल क्या बेस बना रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई ना कोई वो एक फेक बहाना तो होता ही है। जब उन्होंने 12 दिन की जंग, तब भी उन्होंने किस तरह से एक बहाना जो बनाया था, उससे पहले भी अब तक जितने मुल्कों पर हमले हुए हैं उनको लेकर जो एक झूठा पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, अब उनमें आखिरी कड़ी उनके लिए ईरान रह गया है। तो मेरा सवाल है कि इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है? किस तरह से वो इंटरनेशनल बरादरी को ये कन्विंस करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों किया है? क्या यूरेनियम एनरिचमेंट वो कर रहे हैं, वो परमाणु हथियार जो है वो बना रहे हैं? ये तो उन्होंने पहले भी कहा था, और अब क्या फिर से आपको लग रहा है यही बेस है इसका? देखिए, बेस तो इनका आप सोचिए शुरू हुआ था रिजीम चेंज से, जब इन्होंने कहा था कि ईरान में एक विद्रोह हो गया है, तथा वो उसकी सच्चाई खुल गई बाद में। लेकिन उस समय 8, 9, 10, 11 मतलब 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक 2026 जो माहौल था, उसमें अमेरिका कह रहा था कि ईरान ने करीब 25, कोई कभी 15, कभी 20, करीब 25,000 प्रोटेस्टर्स मार दिए, और ये रिजीम नहीं रह सकती। हम डेमोक्रेसी के लिए, इसके लिए, वो रिस्टोर करने के लिए हम इस रिजीम को चेंज करेंगे। उसके बाद जब ये हुआ, ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हेल्प इज ऑन द वे, यानी मदद पहुंच रही है और तुम लोग चढ़ जाओ, तुम लोग पुलिस स्टेशन को टेक ओवर कर लो। ये बकायदा ऑफिशियली ट्रंप ने कहा, तुम लोग ये कर दो, मतलब उनसे, प्रोटेस्टर से। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हुआ। ईरान की जनता 13 जनवरी को सड़क पे आ गई, 11 फरवरी को जो आई वो अलग है, 13 जनवरी को जो आ गई सड़क पे करोड़ों की संख्या में, और उससे एक बड़ा मैसेज गया। पूरा जो विद्रोह था वो थम गया, बंद हो गया। बल्कि ये साबित हो गया कि जो विद्रोह था वो मोसाद और सीआईए के लोग थे, और जो जनता को ही मार रहे थे। उसमें जो 3117 डेथ्स हुई हैं, उसमें ज्यादातर जनता के लोग मारे गए हैं, जो खुद प्रोटेस्टर्स ने मारे, जो आर्म्ड टेररिस्ट थे। तो ये जो पूरी बात थी, जब से ये नैरेटिव खत्म हो गया, फिर अब क्या नैरेटिव? अब वो न्यूक्लियर वाला, और बीच बीच में ये दोहराते रहते। जैसे अभी म्यूनिक में कॉन्फ्रेंस हुई, अभी जो जिसमें आसिम मुनीर भी गए थे, तो वो उस कॉन्फ्रेंस में रजा पहलवी को बुलाया गया। 80 देश थे वहां, रजा पहलवी को बुलाया गया, और वहां पर उनको ऐसे पेश किया गया जैसे ये विकल्प है। लेकिन जब किसी ने पूछा एक अमेरिकन सेनेटर से कि क्या ये विकल्प है, तो उन्होंने कह दिया नहीं, ये विकल्प नहीं है। तो अब देखिए, अब यहां पर तो वो अभी अमेरिका इस मामले में कंफ्यूज है, इसीलिए वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है। देखिए, स्ट्राइक अभी तक नहीं हुई है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ईरान ने उस विद्रोह को, या जो भी था वो मोसाद और सीआईए का ऑपरेशन था, उसको दबा के ईरान ने एक तरह से एक मौका हाथ से छीन लिया, अमेरिका इजराइल। अब ये दूसरा मौका, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अभी अगर हम नहीं करेंगे तो अभी लोहा गर्म है, और अभी हम मार देंगे, अभी हमने नहीं मारा तो उसके बाद पता नहीं कब मौका मिले। तो ये स्ट्राइक तो करेंगे, और धोखे से करेंगे। लेकिन अब ये बहाना जो है इनका यही होगा कि देखिए, बातचीत हो रही है, अब बातचीत हो रही थी, पिछली बार भी बातचीत हो रही थी, इसी मुद्दे पे हो रही थी। अब ये होगा कि बातचीट चल रही थी, डील नहीं हुई। अब डील की ऐसी चीज है कि वो ट्रंप उसको जैसे भी डिफाइन करना चाहता है कर देता है, और हम लोग एक पोस्ट एप्स्टाइन एरा में रह रहे हैं, जहां मॉरल जो लोगों का मॉरल जजमेंट है, जो चीजों को क्वेश्चन करने का, गलत सही का जो निर्णय लेने का जो एक बेसिक एक समझदारी है, वो छीड़ हो गई। और ये
और ये सामने आ रहा है। इसीलिए देखिए ईरान ने इस युद्ध की लंबी तैयारी की और ईरान इस युद्ध को गुड वर्सेस इविल के रूप में देख रहा है, या यूं कहिए कि वो इस रूप में देख रहा है कि एप्स्टाइन वगैरह से वो जोड़ रहा है इजराइल को, और जो एप्स्टाइनाइजेशन ऑफ ग्लोबल पावर्स हुआ है, जो रिच पावर्स है उनका जो एप्स्टाइनाइजेशन हुआ है, यानी उन्होंने अब खुल के, जैसे एप्स्टाइन का जो बैंक अकाउंट था उसका नाम था बाल। अब बाल क्या है? बाल एक प्री मोनोथेइस्टिक, यानी जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म के भी पहले के जो गॉड्स होते थे जिनको नरबली चढ़ाई जाती थी, उसको एप्स्टाइन पूछता था। ये एक सिंबल है। और अभी जो 11 फरवरी को ईरान में जो रेवोल्यूशन की 47th एनिवर्सरी में रैलीज हुई, उसमें बाल के बकायदा उन लोगों ने बड़े बड़े पुतले जलाए, जैसे रावण का पुतला जलता है। अब इससे क्या हुआ है कि जो अमेरिका में जो क्रिश्चियंस हैं, मैं मेल गिब्सन को देख रहा था, बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार हैं, एक से एक उन्होंने बड़ी हिट पिक्चरें पेट्रियट और ब्रेव हार्ट दी है, वो ये क्रिश्चियन वैल्यूज को मानते हैं। उन्होंने कहा कि बाल को तो ये जो प्री मोनोथेइस्टिक जो ये डेविल है, इसको तो ईरान जला रहा है, अमेरिका तो पूज रहा है उसको, और पूरा वीडियो है उनका इसमें। तो देखिए यहां पर एक लड़ाई सीधी सीधी ये बड़ी यूनिक तरह की लड़ाई हो गई है। एक तरह से इसमें आदिम सिंबल्स आ गए, और ये ईरान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसमें जो इमाम मेहदी की आइडियोलॉजी, वो इमाम मेहदी की आइडियोलॉजी वही प्योर आइडियोलॉजी है और वही मुकाबला कर सकती है बाल की आइडियोलॉजी का। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये दरअसल ये लड़ाई एक तो हथियारों की तो है ही, और दूसरी विचारों की भी अब हो गई है। और ये भी कि देखिए कि एक एप्स्टाइन जैसा एक शैतान, आप कह लें कि वो शैतान था, और कैसे उस शैतान के साथ बाकी सब जो मिले हुए तो उनको भी शैतानी कहा जाना चाहिए। और वो नरबली चढ़ा रहे थे, वो बाकायदा जी, वो नरबली चढ़ा रहे थे, मतलब नरबली दे रहे थे इंसानों की, और मतलब it is not just about debauchery, it is also about murder and offering मतलब some ritual, some sick ritual which was going on there। और जो इजराइल में जो ज़ायनिस्ट इंटरप्रिटेशन है जुडाइज्म का, उसमें ये अलाउड, जो तालमुडिक रिचुअल्स हैं जिनको एप्स्टाइन भी मानता था, तोरा नहीं तालमुडिक, उसमें ये सब अलाउड है। तो ये ईरान इस रूप में दिखा रहा है कि दुनिया अगर ईरान गिर गया तो दुनिया में शैतान की आइडियोलॉजी टेक ओवर कर ली, तब फिर भूल जाओ किसी भी तरह की मोरालिटी, आप कोई सेफ नहीं है, बाप का बेटी के साथ रिश्ता सेफ नहीं है, भाई का बहन के साथ, कुछ भी हो सकता है। अब जब इस लेवल पे चीजें आ गई, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि क्या ये ईरान स्टैब्लिश कर रहा है बाल को का जिस तरह से पुतला जलाया, और मैंने तस्वीर देखी, और जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उनको ही पता है कि बाल का जिक्र जो है वो जो बुक है कुरान उसमें भी है। तो मेरा ये आपसे ये पूछना है कि ये फिलहाल क्या ये क्या नैरेटिव बनाने में ईरान कामयाब हो पा रहा है कि ये देखिए कि ये शैतान ये हैं, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है वो क्या कर रहे हैं, और इसीलिए सिंबल के तौर पर उन्होंने बाल जो है उसके पुतले को जलाया। दूसरी तरफ क्या वो ये भी बता रहे हैं कि देखिए ना आयतुल्लाह खामनेई का, ना ईरान के किसी और लीडर का, यहाँ तक कि आप पुतिन का भी उसमें नाम नहीं था, यहाँ तक कि आप किम जोंग उन जो है उन तरह के लोगों का भी उसमें नाम नहीं है। तो इन लोगों को वो खरीद नहीं पाए। लेकिन क्योंकि हम ईरान के हवाले से बात करें तो आयतुल्लाह खामनेई का नाम नहीं था, और ये पूरा ट्रेंड चला। लोगों ने कहा कि अब हमारी रिस्पेक्ट जो है उनके लिए और कहीं ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमाम में तो सब नंगे हो गए, सबकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो क्या आपको लग रहा है इस मॉरल कंपस पे जो ईरान ने एक स्टैंड लिया है वो दुनिया के सामने नैरेटिव बना पा रहा है कि अगर हमारी हार हुई तो इन शैतानी ताकतों का दबदबा पूरी दुनिया में और किस तरह से बढ़ जाएगा? इस नैरेटिव को ईरान ने, आप सोचिए, शुरू कर दिया है बनाना। अब जब ये नैरेटिव सोसाइटी के एलीट्स तक पहुंच गया है, क्योंकि मेल गिब्सन का जो इंटरव्यू है उस पर वो बहुत तवज्जो देनी चाहिए उस पर। मतलब इंटरव्यू क्या, उनका जो वीडियो है जिसमें वो देख रहे हैं टीवी पे कि बाल जल रहा है और वो ऐसे अपना कॉफी पी रहे हैं और चीयर्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज हो रही है। तो ये, और उस पर बाकायदा उन्होंने खुद ही जारी करवाया वो वीडियो, और उसमें लिखा हुआ है कि क्रिश्चियंस जो हैं, हम लोग अमेरिकन, दे आर वर्शिपिंग बाल, और वो एप्स्टीन के बारे में वो हिंट कर रहे हैं, एंड ईरान इज बर्निंग बाल।
तो किसके साथ खड़ा हुआ जाए? तो अगर ये मेल गिब्सन तक बात पहुंच गई है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अमेरिका का बाइबल बेल्ट है उसमें बच्चे बच्चे तक बात पहुंच ये मतलब ये पहुंच गई है, हो सकता है कल पहुंचे, लेकिन शुरुआत हो गई है प्रक्रिया जो सोच नहीं सकता था कोई। ट्रंप देखिए, ट्रंप इस समय ट्रंप और नेतन्याहू दोनों वो ऐसे एक गुब्बारे में या एक ऐसी एक आइवरी कासल में रह रहे हैं जहां उनके पास हथियार सबसे आधुनिक है, सब कुछ है, लेकिन उनकी सोच जो है वो बिल्कुल जमीन से कटी हुई है, अपने ही जमीन से कटी हुई। क्योंकि अमेरिका के अंदर जो हालात हैं, देखिए जो एंटी आईसीई प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिस तरीके से सिविल वॉर जैसी स्थिति है, इजराइल में आप देखिए, अभी इजराइल में कल की घटना है, जो हरीदी जो वहां के अल्ट्रा कंजर्वेटिव जूज हैं जो सेना में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका वो अलाउ नहीं करता धर्म वगैरह, तो उन्होंने बाकायदा पत्रकारों पे हमला कर दिया। वो सेकुलर जूज, सो कॉल्ड सेकुलर मतलब एप्स्टाइन टाइप, जो सेकुलर जूज है उन पे हमला कर रहे हैं, अटैक बिल्कुल हुआ, एक महिला जर्नलिस्ट पे कल हमला हुआ है। तो इस तरीके से जब एक सिविल वॉर जैसी स्थिति अमेरिका में है, इजराइल में, अब इसमें दूसरा लॉजिक भी है कि उन स्थितियों की वजह से ये हमला कर भी सकते हैं क्योंकि ये माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन देखिए अभी क्या है बुशरा जी कि माहौल एकदम दूसरा हो गया दुनिया का। ये अगर हमला होता है तो ये सीधे इविल और गुड की लड़ाई के रूप में देखा जाएगा बहुत, और ये अभी ट्रंप और नेतन्याहू नहीं समझ रहे हैं। वो ह्यूमन राइट्स वाला इशू, वो सद्दाम हुसैन वाला एरा, इवन वेनेजुला वाला, वो यहां पर माहौल नहीं बनेगा क्योंकि ईरान ने उसको क्या कहेंगे, उसको एक क्वाज़ी रिलीजियस या स्पिरिचुअल भी बना दिया है पूरे इसको। और जब ये बात आती है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी बुद्धिजीवी लिख रहे हैं कि बाल का मतलब रावण, क्योंकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बाकायदा जिक्र है कि रावण भी कैनिबल मतलब कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करता था, वो भी नरबली चढ़ाता था। तो ये जो एक पूरा और जो राम की थिंकिंग थी वो बिल्कुल एकदम दूसरी थी और वो जीते। तो अब यहां पर देखिए एक बहुत खतरनाक डिबेट है जो भारत के अंदर भी राइट विंग के अंदर अगर घुस गया तो वो उसको चीर देगा। ये पूरा माहौल इस समय दुनिया में है। अब आप तो बात हिंदुस्तान को कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप अमरीश जी? क्योंकि अगर हम एप्स्टाइन की बात कर लें तो इस पर जिस तरह से मोदी जी इस्तीफा तो लेना दूर की बात, हरदीप पुरी का उन्हें बर्थडे विशेस करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कितने अच्छी अपनी मंत्रालय को चलाया है उसकी वो बधाइयां उनको दे रहे हैं, तो ये बता रहे हैं वो साफ तौर पर कि कुछ नहीं होने जा रहा है। वो ऐसा करके जो भी हरदीप पुरी ने किया है उसको सही ठहराते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको बर्थडे विश की है। बिल गेट्स अभी यहाँ पर आए हुए हैं, इजराइल से किस तरह के रिश्ते हैं और इजराइल फिर से जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, वो भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इस बैड एंड गुड यानी कि इविल और गुड की इस लड़ाई में भारत कहाँ खड़ा हुआ है और भारत के लिए क्या ये एक चैलेंज है, मुश्किल है, या भारत ने अपनी परिस्थिति आरएसएस और बीजेपी जैसी रिजीम में बिल्कुल क्लियर कर रखी है? देखिए भारत के पास एक कवच है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का फॉरेन पॉलिसी में, जिसकी बात जयशंकर ने अभी म्यूनिक में भी की। और ईरान के खिलाफ जो यूएनएचआरसी में, जो मतलब यूएनओ की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसमें जब प्रोटेस्टर्स के ऊपर दमन के नाम पे ईरान के खिलाफ प्रस्ताव आया तो भारत ने उसके मतलब ईरान के पक्ष में वोट किया। और केवल 7 देश ऐसे थे जो पूरी दुनिया को जिसने चकित कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी सच्चाई भी है कि नेतन्याहू ने कल के भाषण में ही कहा है कि इजराइल इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ 150 बिलियन पीपल, और आपको पता नहीं है इंडिया बहुत बड़ा देश है और वो उसमें हम इतने पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में, अगर आइसोलेट आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि मोदी, और देखिए मोदी वगैरह अभी जो है वो जो जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं या जिस तरह की वो सोच पे चलते हैं, उन्होंने वो एक ये मान के चल रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम ओपनली हम अपना भारत का सॉइल नहीं यूज करने देंगे। तो वो उस टर्म्स में देख रहे हैं, पुराने टर्म्स में, कि ये एक वो वाली लड़ाई है जिसमें इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेगा, जो जीतेगा उसके साथ हम हो जाएंगे क्योंकि हम तो दोनों तरफ है। लेकिन यहां पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस समय जो लड़ाई एक बहुत ही नैतिक टाइप की हो गई है, एक आध्यात्मिक भी हो गई है, और ये भारत एक आध्यात्मिक नैतिक देश है। यहां पर वो मैसेज पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, और वो मैसेज जब पहुंचेगा तो इनको पॉलिटिकली बहुत जबरदस्त नुकसान होगा आरएसएस बीजेपी को। और ये देखिए विपक्ष भी ये नहीं समझ रहा है,
वो भी, लेकिन मैं बता रहा हूं जो इस समय एक ऑब्जेक्टिव करंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोग देखिए परिवर्तन होते हैं तो नहीं समझ पाते। भारत के साथ खासियत यही है कि उसका अपना जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाले सवाल पे वो ईरान के खिलाफ वो चाह के भी नहीं जा पाए, अंत तक नहीं जा पाए। उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ, जो पूरा एक ये है, वो प्रिवेल कर गई। और पॉलिटिकल डिसीजंस ये नरेंद्र मोदी ने, मतलब फॉरेन पॉलिसी जो है वो डोविल और ब्यूरोक्रेसी देखती है, इसलिए वो उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर वो इस चीज को नहीं कर पाए। लेकिन वो चाहे जितना वो इजराइल हो आए, इस चीज को नहीं मिटा सकते। एप्स्टाइन अभी देखिए करीब 3 मिलियन फाइल्स और आना बाकी। उसमें क्या है, उसमें मोदी का किस तरह से जिक्र है। अभी ये सारे इश्यूज हैं। और उसके बाद जब ईरान और अमेरिका इजराइल की वॉर छिड़ेगी, तब जो पोलराइजेशन होगा और उसमें जो एक बड़ा हिस्सा दुनिया का, जो खासतौर पे ग्लोबल साउथ का, ईरान के साथ खड़ा होगा, तो इनकी तो हालत है, ये आइसोलेट हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए, ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में इनको लगता है कि हम दो नाव में हम सवार हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं। अमरीश जी आप बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, और इसलिए क्योंकि हम ईरान की तो बात करें, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी इन तमाम चीजों को देखना होगा कि उसका असर हिंदुस्तान पे कैसा होगा। ऐसे वक्त में जब जो डील हुई है, ट्रेड डील हुई है अमेरिका और भारत के बीच में, और उसका जो पूरा खाका है हमारे पास, वो मार्च तक आएगा, और उसको लेकर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष ने पूरा मोर्चा खोला हुआ है। ये बताया नहीं, एक तरफ प्रधानमंत्री अपना सत्कार स्वागत करवा रहे हैं कि बहुत जबरदस्त डील हुई है, अमित शाह चैलेंज दे रहे हैं विपक्ष को कि डिबेट कर लें। किसानों के साथ जिस तरह से जो भी कुछ हुआ है कि किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, और फिर भी इस डील में भारत पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। अब यूएस अथॉरिटीज की तरफ से ये कहा जाता है कि अब वो रशिया से तेल नहीं लेंगे, बल्कि वेनेजुएला और अमेरिका से जो है वो तेल खरीदा जाएगा। और जब वो ये कह रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ईरान से भी वो तेल नहीं लेगा। तो अगर इंडिया अपनी पोजीशन को अभी से ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि वो किस तरफ है, तो क्या आपको लग रहा है कि वो होना तो दोनों तरफ चाहता है, लेकिन उसे एक पाथ चूज करना ही होगा? क्योंकि जैसे राहुल गांधी ने कहा था मार्शल आर्ट की बात करके कि पकड़ लिया गया है, जकड़ लिया गया है, चोक कर दिया गया है, तो क्या गर्दन पकड़ ली गई है? और ऐसे में कितना भी छटपटाए, लेकिन डिसीजन एक तरफा ही लेना होगा अगर ऐसा होता है तो। देखिए, इस पे क्या है बुशरा जी कि मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी और जो अभी का डिस्पेंसेशन है उसके ऊपर इन लोगों ने ग्रिप और चोक लगा दी है। और ये, लेकिन इंडिया वो केवल नहीं है, ये एक्चुअली वेस्टर्न पावर्स का भी एक मिसकैलकुलेशन है कि इंडिया केवल नरेंद्र मोदी और जो दिख रहा है पॉलिटिकल पावर, और ऐसा होता तो आज आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा देश जो है वो एक दूसरी स्थिति में होता, और वो पूरा जो आरएसएस का वर्जन है हिंदुइज्म को, उसको मान लिया होता। उसको नहीं माना है, कितने लोगों ने माना। तो वो बात यहां पर यह है कि ये अभी जो देखिए ट्रेड डील है, ये सारी चीजें, ये सब चीजें कंटिंजेंट है, यानी दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स, और उसमें ईरान और जो अमेरिका इजराइल की वॉर है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इंडिया का क्या है, देखिए इंडिया ये सोच के चलता है, खासतौर पे जो अभी का डिस्पेंसेशन है, ठीक है, ट्रंप ने दबाव डाला झुक जाओ, पुतिन ने डाला झुक जाओ, चाइना ने डाला झुक जाओ, ये ऐसे चलते कि सबको बैलेंस करके चलो। लेकिन वहां पर, और ये देखते ये हैं कि जीतेगा कौन, अल्टीमेटली ये देखते हैं कि जीतेगा कौन। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कि ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स, जो एक, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं तो शैडो फ्लीट भी वो चलाता है अपनी, यानी जो ऐसी फ्लीट जो ईरान का फ्लैग लेके नहीं चलती, लेकिन तेल और कुछ इस तरह के बाकी एक्सपोर्ट के आइटम ईरान के लेके चलती है। तो वो 3 ईरान के इस तरह की शैडो फ्लीट के कुछ टैंकर्स को इंडिया ने सीज किया। उसके बाद क्या हुआ, ईरान की तरफ से एक बयान आ गया कि नहीं, इस मामले को हम डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको सरेंडर कर दिया, इंडिया ने छोड़ दिया। अगर यही बात होती कि ईरान के साथ, ईरान के खिलाफ हमको करना है और हम इस तरह से खड़े हैं, उस तरह से खड़े हैं, तो जैसे यूरोप करता है कि ईरान की हर चीज सीज कर लेता है, वैसे इंडिया भी कर लेता है। लेकिन इंडिया, यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो पूरी स्थिति है वो बहुत ही दूसरी तरह की है। मैं इसकी
मैं समझ रहा हूं इस बात को कि लोग बेताब हैं जानने के लिए कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, और होना भी चाहिए, लेकिन सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इस अभी इंडिया की स्थिति ऐसी है कि उसको वेट एंड वॉच करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। अब या तो सीधे यहां पर ये हो जाए, जोर जबरदस्ती हो कि नहीं इंडिया का बेस हम यूज करेंगे, जैसे पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ रहा है कि पाकिस्तान का, अभी देखिए आसिम मुनीर कॉन्फ्रेंस में चले गए, पाकिस्तान ने कहा हम ईरान के साथ हैं, लेकिन अब वो ऐसी बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान धोखा भी दे सकता है। भाई कुछ भी हो सकता है ऐसी स्थिति में, पाकिस्तान का तो आप जानते ही चरित्र, तो भारत का भी वैसे ही चरित्र हो रहा है पाकिस्तान की तरह। इसमें कहने के लिए कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि इस तरह से उनका चरित्र हो रहा है, इसलिए ये लोग दोनों, पूरा साउथ एशिया में आप देखिएगा, जो छोटे देश है वो मैटर नहीं करते उतना, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, भारत पाकिस्तान दोनों फंसेंगे इसमें बुरी तरह चपे, क्योंकि इनका कोई क्लैरिटी नहीं है। ये अवसरवाद को इन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और उसमें बहुत खुश हैं, ये सोच के कि हम सबको बेवकूफ बना लेते हैं। लेकिन ये ऐसी स्थिति में जब आपको चूज करना पड़ेगा, जब इंसानियत के वजूद का सवाल खड़ा हो गया, तो ये इस पे नहीं, ये लोग इस तरह से दो नाव पे सवार नहीं हो पाए। लास्ट मेरा, बिल्कुल आप बहुत एकदम आपने बहुत स्पष्ट तरीके से तमाम बातों को क्लियर किया है। लास्ट मेरा क्वेश्चन संक्षेप में आपसे, हालांकि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सवाल, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगी, और फिर मैं ये भी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि ये ईरान को लेकर पब्लिक इंडिया पे पहला कार्यक्रम है, और आप अगर पसंद करेंगे तो लगातार अमरीश जी के साथ हम इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने पेश करते रहेंगे। अमरीश जी, सवाल मेरा आखिर ये कि मान लीजिए कि अमेरिका आने वाले दिनों में इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर देता है, आपका ये कहना है कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है, वो अपनी तैयारी उसने पूरे दमखम के साथ कर रखा है, क्या ये बिल्कुल करो या मरो वाली होगी कि अगर हम बर्बाद हुए तो तुम्हें भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे? इज इट गोइंग टू बी लाइक दैट? एब्सोल्युटली। देखिए क्या है, करो या मरो की बात नहीं है, बल्कि ये है, एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडिया वाज नॉट फाइटिंग ओनली पाकिस्तान, इंडिया वाज आल्सो फाइटिंग चाइना, बिकॉज चाइना का पूरा टेक्निकल सपोर्ट था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तमाम इश्यूज पता। ईरान से भी जो लड़ाई जंग होने जा रही, मैं जब ईरान में था तो मेहराबाद एयरपोर्ट, जो इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के बाद दूसरा एयरपोर्ट है तेहरान का, उसमें चाइनीज और रशियन पर्सनल्स मैंने देखे, वो लोग भारी मात्रा में वहां पर है। और ईरान और चाइना इस बार बहुत बड़ी एक उनका बड़ा पार्टिसिपेशन होगा, फ्रंट पे भी आ सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत है मिसाइल, तो मिसाइल में जो लंबे युद्ध में ईरान को ये इंश्योर करना होगा कि मिसाइल प्रोडक्शन होता रहे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जो टैंकों की होड़ थी कि जर्मनी ने रशिया पे हमला किया था और जर्मनी ने सोचा था रशिया के पास तो कुछ है नहीं, खत्म हो गया, लेकिन रशिया ने वो टैंक प्रोडक्शन में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया और रशिया जीत गया। तो अब यहां पर ये जंग होगी। अब इसके लिए मिसाइल प्रोडक्शन के लिए जो सबसे जरूरी सोडियम परकुलेट है, वो करीब 6 महीने से चाइना से ईरान पहुंच रहा है और अभी तक पहुंच रहा है। बाकी तो हम बहुत सारी बातें अगर हम ना भी करें, क्योंकि कुछ टेक्निकल बातें करने से दर्शकों की उस तरह से समझ में नहीं आती, लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि सोडियम परकुलेट जैसी चीज जो मिसाइल के लिए इसेंशियल है, वो इतनी भारी मात्रा में ईरान के पास है कि वो कम से कम 6 से 7 महीना अपना मिसाइल प्रोडक्शन आउटपेस कर सकता है अमेरिका इजराइल दोनों को। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, बहुत बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात आप ये बोल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान पे हमला मतलब पूरी दुनिया का हिल जाना, इस तरह से इसको समझा जाए। ये आखिरी और रशिया चाइना से भी लड़ना होगा अमेरिका को। हाँ, ये भी बात है, रशिया चाइना से भी लड़ना। लग रहा है कि ये एक चाइना और रशिया की ये वर्बल सपोर्ट होगी, हथियारों के आधार पर सपोर्ट होगी, या आपको लग रहा है कि जमीन पर आकर भी चाइना और रशिया जो है वो लड़ सकता है? क्योंकि पिछली बार हमने देखे थे कि लगातार एक स्ट्रैटेजिक जो बयान थे, एक पोजीशनिंग जो थी, वो दोनों तरफ से की जा रही थी। ये भी कहा गया कि जहाज गए हैं और फिर उनका जो जीपीएस है वो बंद कर दिया गया, और वो जो है चाइना के जहाज वो पहुंचे ईरान में, वो तमाम हमने देखा था। तो क्या इस बार भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़बानी होगा, स्ट्रैटेजिक होगा, पोजीशनिंग होगी, और इज इट गोइंग टू बी ऑन द फील्ड? नहीं, बट थिंग्स आर ऑलरेडी ऑन द फील्ड।
Chinese jets are already in Iran. Russian transport planes carrying heavy military equipment are already in Iran. उनके लोग ईरान में, ये वेनेजुला वाली स्थिति नहीं है। वेनेजुला की दूसरी से, क्योंकि ईरान रशिया और चाइना के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर ईरान गिर गया, और ईरान को गिराने के पीछे अमेरिका इजराइल का ये भी मकसद है, और अमेरिका खासतौर पे, कि रशिया और चाइना को झुकाओ। अल्टीमेट जो उनके एनिमीज हैं वो तो रशिया और चाइना है, तो उनको भी झुकाओ। और रशिया चाइना का ये है कि ईरान को हम गिरने नहीं देंगे। ये देखिए पूरी सिचुएशन। तो ये एक एपिक, एक जैसे एपिक्स लड़ी जाती हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ी है हमारे यहाँ रामायण महाभारत, दुनिया में और भी कई एपिक्स हैं। सारी एपिक्स में जिस तरीके के ग्रैंड स्ट्रगल्स होते थे बिटवीन गुड एंड इविल, वो पूरा बन रहा है। बिल्कुल। और लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि ये लड़ाई ईरान, अमेरिका, इजराइल नहीं, बल्कि दुनिया के दो धड़ों की लड़ाई होने जा रही है। और ये साफ तौर पर पता है कि ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ जैसे जो पावर की जो जंग है कि कौन बना रहेगा वर्ल्ड पावर, अब कौन होने जा रहा है। अमेरिका अपनी आखिरी जो लीप है वो स्ट्रगल जो है उसकी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पूरे अमेरिका में जो हाल हो रहा है खुद वो भी देखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, जंग अगर होती है, तो ये पूरी तरीके से स्थापित करेगा कि आगे अब दुनिया पर कौन राज करने जा रहा है। आज की इस एपिसोड में इतना ही। बहुत सारी बातें हैं अमरीश जी के पास भी बताने के लिए और मेरे पास पूछने के लिए, लेकिन वक्त की कमी है, तो इसीलिए यहीं पर इसको मैं समाप्त करूंगी, इस वादे के साथ कि जल्द फिर अमरीश जी के साथ हम हाजिर होंगे। अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।